तो चलिए शुरुआत करते हैं और खबर आपको चंडीगढ़ से बता रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा है। वीर बाल दिवस आज है और इसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाली है। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में ये कार्यक्रम होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज कुरुक्षेत्र दौरा है। आज पूरे देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छठी पातशाही गुरुद्वारे में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री निकलेंगे। तो चलिए इस खबर की हम तह तक जाएंगे और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज पूरे देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आज कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल खबर की तह तक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी जहां हम अपने तमाम दर्शकों को खबरें अभी तक के माध्यम से दे रहे हैं कि आज कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। वीर बाल दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र में ये दौरा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रस्तावित किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गुरुद्वारा छठी पातशाही के अंदर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है नायब सैनी, वो भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का आदमपुर का जो दौरा है वो प्रस्तावित किया गया है। हालांकि एक निजी कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदमपुर पहुंच रहे हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल वापस चंडीगढ़ जो है लौट आएंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज कुरुक्षेत्र और आदमपुर का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रहने वाला है, जहां कुरुक्षेत्र के अंदर वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा छठी पातशाही के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है शिरकत करने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। तो वहीं आदमपुर में भी इसी प्रकार का एक निजी कार्यक्रम है। इन दोनों कार्यक्रमों को करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज वीर बाल दिवस है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। क्या कोई बड़ी घोषणा वो कर सकते हैं? देखिए, अपने आप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जब भी कोई इस प्रकार का कोई दौरा रहता है, इस तरीके के कार्यक्रमों के अंदर वो शिरकत करते हुए नजर आते हैं। अगर उन्हें किसी प्रकार के सुझाव या फिर कोई बेहतर कार्य जो है करने को लेकर के अगर कोई जानकारी अगर मिलती है तो मुख्यमंत्री मौके पर ही इस विषय को लेकर के जो घोषणाएं हैं वो करते हुए नजर आते हैं। किस प्रकार की जो घोषणाएं हैं वो रह सकती है, क्योंकि अपने आप में ये जो कार्यक्रम है वीर बाल दिवस का जो कार्यक्रम है, किस तरीके से इस कार्यक्रम के अतीत के अंदर जो है हिस्सा रहा है, जो है अपने आप में बलिदान को लेकर के, उन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बात मुख्यमंत्री के समक्ष जो है आयोजनकर्ताओं की तरफ से रखी जाती है, कोई विषय इस प्रकार का सामने देखने के लिए मिलता है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौके पर इसको लेकर के घोषणा जो है वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें जो दौरा प्रस्तावित है वो इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से आयोजित किया गया है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं और 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाएंगे। वहां पर ये जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से कोई घोषणा या कोई बात सामने निकल करके आती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये दौरा प्रस्तावित है और वीर बाल दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र में ये दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने साझा की और आप नजर बनाए रखी और विस्तार से आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ेंगे हिमाचल की ओर, जिसमें शिमला से खबर आपको बता रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास हिमाचल में पर्यटक बढ़े, ये प्रयास सरकार कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये कदम उठाया है। सीएम ने पुलिस कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उनको तंग ना किया जाए। शराब पीकर अगर कोई पर्यटक मिलता है तो उसे पुलिस थाने की सैर ना करवाए, पर्यटक को आराम से उसके होटल पहुंचाया जाए। 20 से 5 जनवरी तक अपने हिसाब से होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। रात के 12 बजे के बाद भी खुले रह सकते हैं ईटिंग पॉइंट्स। पर्यटक भी नियम कायदे में रहकर आनंद उठाएं। गाड़ी के दरवाजे खोलकर सफर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। खाने पीने की दुकानें और रेस्टोरेंट बार को लेकर भी सीएम ने कहा कि ये खुले रहेंगे।
शिमला के सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए, उसके लिए हमने लैंड एक्विजिशन जो रोड के किनारे हैं उसका नोटिफिकेशन कर दी है, और इस दृष्टि से ताकि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके और पर्यटन को कोई नुकसान ना पहुंचे। होटल और रेस्टोरेंट जो है वो खुले रहेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर से हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, हिमाचल प्रदेश के सभी होटल रेस्टोरेंट उनकी मर्जी है कि वो 24 घंटे भी खुले रह सकते हैं, वो जब चाहे जब बंद कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने की चीज़ों पर। अगर कोई दुकानदार व पान की शॉप वाला पूरी रात खोलना चाहता है पूरी रात खोल सकता है, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि कोई पर्यटक अगर ज़्यादा झूम जाए तो उसको हवालात की सैर नहीं करवानी है, उसको उसके होटल में छोड़ना है और उसको आराम से उसको सुलाना है, ताकि वो हमको उसके मन में ये ना रहे कि मैं करने तो एंजॉय आया था और यहाँ हवालात की सैर कर रहा हूँ। तो हमने उन टूरिस्टों को खासकर टूरिस्टों के लिए, ये नहीं है कि हिमाचल के लोग यहाँ हुल्लड़बाजी करते रहे, टूरिस्टों के लिए हमने ये कहा है और उसकी नोटिफिकेशन कर दी है 20 से 5 जनवरी तक, और पिछली बार भी हमने की। इससे क्या होगा कि जो बेचारे रात को पर्यटक आते हैं उनको खाने की कोई समस्या नहीं होगी, इस दृष्टि से हमने ये फैसला लिया है। तो चलिए इस खबर की तह तक जाने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, शिमला की बात करें तो एक पर्यटन स्थल शिमला माना जाता है और यहाँ पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी पर्यटक हिमाचल घूमने के लिए आ रहे हैं, अगर वो अति शराब पीते हैं तो उन्हें थाने के बजाय होटल ले जाया जाए। क्या कुछ कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? बिल्कुल, देखिए पर्यटन सीजन इस वक्त चला हुआ है और विंटर सीजन खास तौर पर हम इसे कहें, और जब भी क्रिसमस आता है, नया साल का मौका होता है, तो उस वक्त पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल पहुंचते हैं। पड़ोसी राज्यों के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, और कई बार देखा गया है कि पर्यटक देर रात तक जो है वो पर्यटन स्थलों पर रह जाते हैं और कई बार घूमने चले जाते हैं। अगर कुल्लू मनाली रोहतांग अटल टनल की तरफ की बात करें तो वहां पर जाम कई बार इतना ज्यादा लग जाता है कि पर्यटक बड़ी देरी से मनाली की तरफ लौटता है, और ऐसी स्थिति में जब पर्यटक आते हैं तो उन्होंने अपना आनंद भी उठाना होता है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को किसी प्रकार का डर और भय न रहे, और ऐसे में अगर वो रात को एंजॉय करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके कई बार देखा जाता है कि 10 बजे के बाद 11-12 बजे के बाद पुलिस बैंड जो है वो घूमती है और ऐसे पर्यटकों को थाने ले जाती है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश इसको लेकर हैं कि उन्हें बाकायदा उनके होटल पहुंचाना है, कोई ऐसे जगह जाते हैं। हालांकि ये सारी चीजें नियम कायदे में होनी चाहिए, ऐसा भी ना हो कि पर्यटक झूम रहे हैं और वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी है, या फिर पर जो लोकल लोग हैं या दुकानदार हैं उनको परेशान करना शुरू कर, लेकिन जो अपना एंजॉय कर रहे हैं उनको एंजॉय करने दें। और अगर लगता है कि वो ज्यादा शराब पी रही है, स्थिति में पुलिस वाले ही उनको होटल तक छोड़ेंगे, ये बात मुख्यमंत्री ने यहाँ कही है। इसके साथ साथ आपने भी देखा होगा कि 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था मनाली की तरफ का ही, और उसमें कुछ पर्यटक जो है वो ड्राइवर सीट की तरफ का जो तरफ भी और दूसरी तरफ की जो खिड़कियां है उसको खोलकर यहाँ पर ड्राइव कर रहे थे, और उसका चालान भी बाकायदा ऑनलाइन चालान उसका हुआ है पुलिस की तरफ से। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं, इसको लेकर जरूर इस पर पुलिस को कहा गया है कि आप इस पर नजर बनाए रखें, कोई हुल्लड़बाजी ना हो, ऐसा ना हो कि वहां पर जो शांति प्रिय माहौल है उसको वो बिगड़ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे बाहर रहते हैं पर्यटक, उनको आराम से जो है उनके होटल पहुंचाना है या जहाँ वो रुके हुए हैं या वहां पर जाना है, और ऐसा भी ना हो कि वो खुद ही ड्राइविंग करने लग जाए, तो वो भी एक नुकसानदायक चीज होती है। और इसके साथ साथ पिछली बार भी से जब नई सरकार थी तो उस वक्त 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक होटल्स, रेस्टोरेंट और बाकी जो ईटिंग पॉइंट हैं, खासतौर पर जो पर्यटन स्थल होते हैं, वहां पर रात के 12 बजे 1 बजे तक कई बार दुकानें खुल जाती हैं किसी तरह से, लेकिन बाद में पुलिस वाले आकर उन दुकानों को बंद कर देते हैं। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ऐसे ईटिंग पॉइंट्स है उनको रात को भी खुला रखा जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई पर्यटक आते हैं रात के समय, अगर पान खाना है, चाय पी है या कोई और खाने पीने की उसे चाहिए तो वो उसे आसानी से उपलब्ध हो, और खासतौर पर जो पर्यटन स्थल है वहां के लिए ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह के लिए इस तरह के ऑर्डर्स रहेंगे, केवल जो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं उसके लिए
ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। एक कोशिश ये है कि यहाँ का आरामदायक माहौल बनाया जाए और पर्यटक मित्र एक माहौल यहाँ पर बने, इस तरह की कोशिश जो है सरकार की है। और इस वक्त हमने भी देखा कि पर्यटक बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिमला की बात करें तो पिछले कल भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक थे। तो क्रिसमस था और उसके साथ साथ विंटर कार्निवाल भी शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं कि पर्यटकों के लिए एक डबल मजा यहाँ पर मिला है। और इसके साथ साथ मनाली की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, मनाली में करीब 17,000 से ज्यादा पर्यटक जो है वहां पर पिछले कल शाम को वहां पर रुके थे। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में पर्यटक जो है जब हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आता है, आनंद उठाने के लिए आता है, उसके आनंद में कोई भंग पड़े, ये मुख्यमंत्री की मंशा है। बिल्कुल प्रदीप, साथ ही साथ जिस तरह से अगर बातचीत यहाँ पर की जाए, एक और तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो हिमाचल में पर्यटक आ रहे हैं उनको तंग ना किया जाए, सख्त निर्देश यहाँ पर एक और दिए गए। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रही हैं, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, गाड़ी खोलकर लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी तरह के कोई खास और सख्त निर्देश? बिल्कुल, देखिए इनको लेकर भी जो पुलिस के नियम इसमें रहते हैं, जो ड्राइविंग जो इस तरह की करते हैं, चाहे वो शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं या फिर इस तरह की कोई बम्पर पर बैठकर या फिर इस तरह के दरवाजे खोलकर वीडियोज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा कहा कि इसमें आपकी जान को नुकसान पहुंचेगा और ऐसा आप ना करें। आप हिमाचल आए, आप यहाँ आनंद उठाएं, यहाँ की वादियों को देखें, यहाँ पर एंजॉय करें, लेकिन ऐसा ना हो आप नियमों की दरकिनार करके इस तरह का प्रदर्शन करें जिससे एक गलत मैसेज भी जाएगा और आपकी जान भी जोखिम में पड़ेगी। तो ये जो पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव के बनते हैं उसको लेकर सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के केस आप उठाएं और ऐसे कुछ कार्रवाई करता है उसके ऊपर भी जो कार्रवाई बनती है, चालान बनते हैं, उस तरह की कार्रवाई ऊपर करें। लेकिन पर्यटक जो है बेवजह तंग ना हो, इसका पूरा। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दर्शकों के साथ साझा की उसके लिए। तो अब हिमाचल की बात बढ़ेंगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साक्षी मिटाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफे की मांग करती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। करण माहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर वंथरा रिसोर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया और ये बात कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए कही है। आपको बताते चले कि कोर्ट में जेसीबी चालक दीपक ने कहा कि उसने तत्कालीन उपजिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर वंथरा रिसोर्ट में जेसीबी चलाई थी। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी। सभी आरोपी 24 घंटे में ही सलाखों के पीछे भेज दिए गए थे। लेकिन कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है, उनको न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस जांच एजेंसियों के खिलाफ भी दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड डिमोलिशन ऑफ अंडरवे ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एट वेदांता रिजॉर्ट। ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ।
और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, बात अगर अंकिता भंडारी केस की जाए, इस मर्डर केस की अगर बात की जाए तो ये गर्म मुद्दा बनकर सामने आया था, जहां अब एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस मामले पर सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच नहीं की गई। क्या कुछ कहेंगे, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। दीपिका, बिल्कुल देखिए, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत सारी तकरार है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड का सबसे हाई प्रोफाइल ये हत्याकांड था, अंकिता हत्याकांड। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालांकि अंकिता हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे उसके साथ साथ जो 2 उसके साथी थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और एसआईटी का गठन किया गया था और तीनों जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। एसआईटी ने अपना काम किया, सबूत और साक्ष्य जुटाए, लेकिन यहाँ विपक्ष को लगता है कि राज्य सरकार किसी को बचाना चाहती है और विपक्ष ने उस वक्त ये आरोप लगाए थे कि कौन वीवीआईपी था जो उस वक्त रिजॉर्ट में आता था, क्योंकि रिजॉर्ट का मामला है, पौड़ी के यमकेश्वर में ये रिजॉर्ट पड़ता था और वहां की जो विधायक हैं वो भाजपा विधायक हैं, रेणु बिस्ट भाजपा के विधायक हैं यमकेश्वर से। तो उस वक्त जब ये घटनाक्रम हुआ था तो एक जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की गई थी। तो उस वक्त पता नहीं चल पा रहा था कि कार्रवाई किसने की है, लेकिन जैसे ही साक्ष्य जुटाए गए, एसआईटी ने अपनी जांच को पूरा किया, मुख्य आरोपी तो पकड़े गए थे, सलाखों के पीछे थे, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष सवाल उठाता रहा कि एसआईटी से वो संतुष्ट नहीं है और अंकिता हत्याकांड में जो और आरोपी हैं उनको राज्य सरकार बचा रही, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए और साक्ष्यों को मिटाया गया है। यानी जो बुलडोजर वहां चलाया गया था उस वक्त वो बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए था, क्योंकि वहां जो साक्ष्य थे, सबूत थे, वो मिट चुके थे और ये एक षड्यंत्र के तहत उनको हटाया गया था। तो रेणु बिस्ट के ऊपर ये आरोप लगाया है विपक्ष ने, जो यमकेश्वर की भाजपा विधायक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तक को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो रेणु बिस्ट क्योंकि उस वक्त वहां भाजपा की विधायक थी और अभी भी विधायक हैं, तो उनके ऊपर ये आरोप था और एक हवाला दिया गया है कांग्रेस की ओर से कि जो बुलडोजर का ड्राइवर था उसने ये जानकारी कोर्ट के अंदर दी है, ऐसा विपक्ष का कहना है कि उसने जिलाधिकारी और जो रेणु बिस्ट हैं भाजपा की विधायक है उनके कहने पर वहां बुलडोजर चलाया था। तो ये विपक्ष को लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से अंकिता हत्याकांड में जो और आरोपी थे उनके सबूत मिट जाए और उनको मिटा दिया जाए, इसलिए कार्रवाई की गई थी। तो ये अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बड़ा और प्रदर्शन बहुत हुए, विपक्ष ने प्रदर्शन किए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई थी, हालांकि देखिए त्वरित कार्रवाई की गई थी, जो आरोपी था वो भाजपा नेता का ही बेटा था और राज्य सरकार ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके जो 2 साथी थे वो गिरफ्तार किए गए और तमाम जितने भी सबूत थे वो भी इकट्ठा किए गए। और उसके साथ ही जब जमानतों का दौर चला, क्योंकि न्यायालय जमानत देता है, तो जो एसआईटी की टीम है, पुलिस की टीम है, उसने जमानत का विरोध किया और अभी तक उन लोगों की जमानत भी नहीं हो चुकी है। तो एक लंबा सिलसिला है, लेकिन अब न्यायालय में क्योंकि ये मामला है तो भाजपा ने इसका जवाब दिया कि विपक्ष गुमराह कर रही है जनता को, क्योंकि अब मामला न्यायालय में है और न्यायालय के जो निर्णय है उसका इंतजार किया जाना चाहिए और ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कांग्रेस का जो इस वक्त कांग्रेस दे रही है। बिल्कुल राव शफात, बात की जाए राज्य सरकार पर लगातार कांग्रेस हमलावर होती हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही नजर आ रही है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो साक्ष्य थे वो सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। लेकिन अगर यहाँ पर बातचीत की जाए अंकिता के परिजनों के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनका क्या कुछ कहना है अब इस मामले को लेकर? देखिए, शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा विरोध था, उनको लग रहा था कि जो पुलिस है वो सही तरीके से जांच नहीं कर रही है और इसी वजह से एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस के ऊपर जो अंकिता के परिजन थे उनको भरोसा नहीं था कि जो जांच होगी वो हो सकता है कि प्रभावित हो जाए जांच, जो दूसरे लोग पकड़े गए, जो आरोपी पकड़े गए हैं वो जांच को प्रभावित कर दें। लेकिन एसआईटी का जब गठन हुआ और एक वरिष्ठ आईपीएस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसके बाद जो साक्ष्य हैं वो मिलना शुरू हो गए थे और जो मुख्य आरोपी था, जैसा मैंने अभी बताया कि मुख्य आरोपी के साथ साथ जो उसके 2 सहयोगी साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था और तमाम साक्ष्य बरामद कर लिए गए थे। लेकिन कुछ प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन में यह भी दावा किया गया कि जो अंकिता के परिजन हैं वो उनके साथ शामिल हैं और वो तमाम जो है वो एसआईटी की जांच हो, वो पुलिस की जांच हो या फिर जो कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है वो उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनसे जाकर के मिले, सांत्वना दी और ये वादा किया कि जो भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार ने ऐसा किया भी। लेकिन अब विपक्ष को लगता है कि राज्य सरकार कुछ लोगों को बचाना चाह रही है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूसरी तरफ जो भाजपा है या सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो जांच है वो सही दिशा में गई थी
और जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर जनता को भटका रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव शिफात, तमाम जानकारी को विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब उत्तराखंड के बाद रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब कांग्रेस की पार्टी हाईकमान के साथ ही दिल्ली में आज अहम मीटिंग करने वाली है और मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की हिस्सेदारी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति भी बनेगी। मीटिंग में आपको बता दें, दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग के मामले पर हाईकमान नेताओं की नब्ज टटोलेगी और इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर भी इस मीटिंग में चर्चा होने की संभावना है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, आज पंजाब कांग्रेस की अहम मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में हाईकमान ये मीटिंग करने वाला है और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो भी अपना खेमा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं अपनी पहल जो है वो बरकरार रखी जाए। तो इसके चलते हुए सबसे पहला जो काम किया गया है वो प्रभारी बदलने का किया गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले ये कमान हरीश चौधरी के पास थी, अब उनको बदलकर देवेंद्र यादव जो हैं वो प्रभारी लगा दिए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट करके स्वागत किया गया है नए जो प्रभारी बनाए गए हैं देवेंद्र यादव का। तो इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा ग्रुप यानी कि प्रताप सिंह बाजवा जो कि एलओपी भी हैं, इनके बीच जुबानी जंग जो है वो चल रही है। अभी कुछ ही समय पहले एक प्रेस नोट के माध्यम से ये पता लगा कि कुछ जो विधायक हैं जो पूर्व भी हैं वो कुछ प्रताप बाजवा के खेमे में हैं, वरिंग के साथ हैं जो कि पीपीसीसी के प्रधान हैं, और कुछ जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं और बाद में उनका भी ट्वीट सामने आया। तो ऐसे में जुबानी जंग तेज हो गई है। तो जाहिर तौर पर सिद्धू का जो मसला है वो तो वहां पर चर्चा का विषय रहेगा ही रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक बड़ी चुनौती जो है वो रहेगी कि इंडिया गठबंधन अगर हो जाता है तो उन सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ मिलकर जो है वो लड़ना, क्योंकि ये दिलचस्प हो जाता है। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में है और विपक्षी दल में कांग्रेस जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। पर अगर इंडिया के तहत गठबंधन इनका हो जाता है तो लोकसभा चुनाव में ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ये दोनों पार्टियां जो विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर विपक्ष की तरह हमला लगाती हैं या सत्ता को घेरती हैं, तो लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे के बखान करती नजर आएंगी। बिल्कुल हरसिमरत, जिसी तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जो प्रभारी हैं वो अच्छे बदलाव के लिए यहाँ पर बदल दिए गए हैं और आज ये अहम मीटिंग भी पंजाब कांग्रेस की हाईकमान ले रहा है। जानना चाहेंगे कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल, बता दें पंजाब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सभी वहां पहुंचने वाले हैं। पहले इनकी जो मीटिंग है वो चंडीगढ़ में हुई है, उसके बाद अब ये दिल्ली जाएंगे। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि एलओपी हैं, प्रताप सिंह बाजवा पीपीसीसी प्रधान हैं, राजा वड़िंग वो जाएंगे। इसके अलावा जो और भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, चाहे रंधावा की बात की जाए जो कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इसके अलावा भारत भूषण आशू हैं, और जो इनके नेता हैं चाहे वो सिद्धू ही क्यों ना हो, ये सभी के सभी जो हैं वो कांग्रेस के उसमें मीटिंग में जरूर पहुंचने वाले हैं। दिलचस्प बात रहेगी कि आखिरकार पहले इन लोगों की मीटिंग होती है या इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद इन लोगों के साथ आज मुलाकात की जाती है, या फिर इन्हें सिर्फ फैसला ही सुनाया जाता है। क्योंकि ये भी देखने वाली बात रहती है कि हर बार जो राजा वड़िंग है वो बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। वो ना तो इंडिया गठबंधन पर कोई बयान देते हैं, ना ही आम आदमी पार्टी को कहीं पर घेरते हुए नजर आते हैं। तो अगर दिल्ली से कोई इनको वहां से कोई सूचना मिलती है या फिर वहां से कोई हुक्म मिलता है तो ऐसे में उसकी तामील ये लोग करेंगे, या फिर अलग से जो खेमा है कांग्रेस का वो तैयार होगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि बीच बीच में चाहे मैं भारत भूषण आशू की बात करूं जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, या फिर मैं और किसी विधायक की बात करूं, तो उन्हें मन ही मन में जो है बयान उन्होंने दे दिए हैं कि वो किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनावों में इकट्ठा नहीं होना चाहते। पर अगर पार्टी की हाईकमान ये फैसला देती है तो दिलचस्प होगा ये देखना कि ये सभी आज जब यहाँ मीटिंग में शामिल होंगे तो क्या फैसला जो है उनका मानकर आते हैं या फिर जाकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया इस मामले में देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरसिमरत तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए और हमारी खास पेशकश खबरों की तह तक में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।